नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद जिला यमुनानगर वार्ड नंबर 18 में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद प्रतिनिधि एवं जिला सचिव भाजपा पार्टी करमवीर गोंदवाल जी। आज जानते हैं इनसे कि सबका साथ सबका विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे, बढ़ती भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले आपका नाम और आपके वार्ड का नाम। नमस्कार जी, मैं करमवीर गोंदवाल वार्ड नंबर 18 से पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का जिला सचिव हूँ और पार्टी ने मुझे जिला सचिव की जिम्मेदारी दी है, जो कि हम अपनी ईमानदारी से अपनी लगन के साथ लोगों के बीच में रहकर समाज का काम कर रहे हैं। ठीक, आप भाजपा पार्टी में कब से हो जी? भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10-11 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और इस पार्टी में रह के मैं समाज की और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जो भाजपा पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी है जिला सचिव की, वो कब दी है जी? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला सचिव की जिम्मेवारी लगभग 10-15 दिन पहले दी है और इससे पहले मैं मंडल में था। मंडल में रह के मैंने पार्टी के लिए काम किया है। ठीक है जी। जब एमसी की ओथ आपने ली थी जी, उस समय आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई थी? 2013 में हमारे नगर निगम के चुनाव हुए थे और ये 2010 में यमुनानगर को नगर निगम बनाया गया था। तो सबसे बड़ी जो हमारे वार्ड की जो समस्या थी, वो मेन समस्या थी, एक तो यहाँ पर पानी की निकासी के लिए, गंदे पानी के लिए सीवरेज का कोई समाधान नहीं था। ठीक है। यहाँ पे पीने के पानी की भी जो समस्याएं थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। बड़ा गांव होने के बावजूद यहाँ पर हमारे कम से कम 4 या 5 ट्यूबवेल थे और जिनसे पीने के पानी की समस्या भी बनी हुई थी। ठीक है। अगर हम बात करें सबका साथ सबका विकास, इस नारे के तहत अभी तक आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेके अब तक जितना काम मेरे वार्ड में, और मैं कहूँगा मेरे वार्ड में नहीं, पूरे यमुनानगर में जितना काम हुआ है उससे कोई भी आदमी मना नहीं कर सकता, क्योंकि 70 साल में हमें गंदे पानी की निकासी नहीं जो सरकारें दे सकी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनकर सबसे पहले हमारे गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज का एक बहुत बड़ा हमारे को एक वो दिया है, तोहफा दिया है, जिसकी वजह से आज हम जो ये गंदगी के जो नालियों में गंदा पानी जाता था, जिसकी वजह से बीमारी भी होती थी और वो हर जगह बीमारी फैलने का और गंदगी में रहने का एक वो जैसे होता ना जी कि नकारात्मक जो एक वो बनी रहती थी, उससे छुटकारा दिया है। हम बात नशे की करें, नशा चरम सीमा पे है, युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा है, तो नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा जो है वो शुरू से ही किसी भी समाज में हो, जैसे पिछड़ा समाज हो, जैसे दलित समाज हो, सर्व समाज हो, हम इसको बांट नहीं सकते। जो ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति है वो भी नशा कर रहा है और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी नशा कर रहा है। लेकिन वो नशा क्यों कर रहा है? एक तो नशा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कहीं खर्च नहीं कर सकता, उसको दाएं बाएं कहाँ खर्च करना है, वो घर में बैठेगा और ये उल्टे सीधे काम करना है, तो ये बड़े काम करता है। लेकिन एक समाज ऐसा है जो कहीं ना कहीं अभी लगता है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है। कहीं ना कहीं उनको जो सोच और परिवार से जो शिक्षा मिलती है और जो समाज से शिक्षा मिलती है, उसको भी कहीं ना कहीं में मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि नशा ये नहीं है कि कोई बीमार आदमी है वो इसलिए बीमारी की वजह से नशा कर रहा है। नहीं सर, जैसे नशा भांग का नशा हो गया, शराब का नशा हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, इस नशे की बात कर रही है। मैं बिल्कुल इसी नशे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गांजा हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, अपने एरिया में तो ये फिर भी बहुत कम है बहुत है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? आता कहाँ से? ठीक है ना, आता कहाँ से? ये जो सेंसिटिव से बॉर्डर है हमारे, वहां पर थोड़ा सा जैसे पंजाब का बॉर्डर लगता था, पाकिस्तान के साथ लगता है, थोड़ा राजस्थान का बॉर्डर है वो भी उसके साथ लगता है, जम्मू कश्मीर का, तो वहां से सारा ये नशा चलता है। सरकार इसके ऊपर, हमारे हरियाणा सरकार भी काम कर रही है और लोगों को, हम अपने बच्चों को जागरूक करें, अच्छे तरीके से उनको समझाएं, उनको प्यार से समझाएं। अब मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, डीसी साहब और एसपी साहब बैठ के उन्होंने इसके नशे के बारे में, जो हमारे वार्ड के और जो हमारे नगर निगम यमुनानगर के जो लोग इससे प्रभावित हैं, उनमें महिलाओं का भी जिक्र आया है। कुछ हमिदा जो है एरिया के लोग बैठे थे, आज आपने भी शायद देखा होगा, तो उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं। उनको समझा के प्यार से मुख्य धारा में जोड़ना, ये भी सरकार इसके ऊपर भी
कार्यरत है। जैसे कि सर नशे की बात कर रहे हैं हम, जैसे नशा बॉर्डर से क्रॉस होकर स्टेट में आता है, स्टेट में आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में गांव में कवर करता है। क्यों ना इसके बॉर्डरों पे ही इसकी लगाम कस ली जाए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बॉर्डरों पे ही इसको खत्म किया जाए, वहीं से रोक लगाई जाए। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आप एक चीज नोट कीजिए, क्योंकि जो नशा है ज्यादातर लगभग बॉर्डर पार करके आता है, ये आप सब जानते हैं। अब सरकार ने एक, सेंटर की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जो बॉर्डर के लगते गांव वो है, एरिया बाउंड्री है, वो 50 किलोमीटर का दायरा है, वो बीएसएफ को दिया है। आपको भी इसके बारे में जानकारी है। लेकिन पंजाब जैसे जो स्टेट हैं या राजस्थान के जैसे स्टेट हैं जो उनके साथ लगते बॉर्डर हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उन्होंने इसका विरोध किया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के पास रहेगा तो ये जो हमारी नशे की जो खेप हमारे बॉर्डरों से हमारे भारत में एंटर करते हैं, तो बीएसएफ के लोग इसको बहुत अच्छी तरह से रोकने का काम करेंगे। और इसके ऊपर तो खुश होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। अगर बीएसएफ इसको देखेगी तो अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। लेकिन कुछ स्टेट पता नहीं क्यों अपने जाति, कोई उनके वो होंगे जो क्या कहते हैं उसको, जिनके बारे में उनको लाभ होता होगा इन चीजों से, अपने पर्सनल हित के लिए इस चीज का भी, इतने अच्छे कदम का भी वो विरोध कर रहे हैं। नशा माफिया हैवी हो रहा है सरकार की। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, नशा माफिया जो है वो मिली भगत करके कुछ एरिया तो कवर कर सकता है, लेकिन अगर यही सोचे कि सारा ही माफिया के अंडर है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमें सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि देखो ये हमारे समाज को खोखला कर रही है। इस चीज के लिए सरकारों को भी थोड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए और समाज को भी मिलके इसकी एक मुहिम चलानी चाहिए। और जल्द हम भी कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड से या अपने शहर से इस ऐसी मुहिम को चलाएं, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता हो। जो नए युवा है जो नशे की गर्त में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोकने का काम हो। बात महंगाई और भ्रष्टाचार की करें, जो कि चरम सीमा पे है। एक गरीब व्यक्ति के लिए रसोई चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, महंगाई बिल्कुल थोड़ी सी लग रही है कि फालतू है, ज्यादा है, हमें भी लगती है। लेकिन आप ये देखिए, 1.5 से 2 साल जब इस देश में फैक्ट्री ही बंद रही, कामकाजी लोगों के बंद रहे, तो सरकार के पास टैक्स कहां से आएगा, कहां से पैसा इकट्ठे करेगी? अगर आज की डेट में 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो कहां से आएंगे? ठीक है ना जी, वो स्कीमें तो बंद नहीं हुई। मेरे वार्ड में, अब मैं अपने 18 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, लगभग 200, 300 से ज्यादा के मकान लगभग बन रहे हैं, जिनका काम चल रहा है। और उसके बाद सरकार फ्री में राशन दे रही है कोरोना के तहत। ये पैसे कहां से आएंगे? अगर थोड़ी आज की डेट में अगर महंगाई को नहीं, थोड़ा सा नहीं बढ़ेगी और ये टैक्स नहीं लगेंगे, जैसे पेट्रोल, आप डीजल की बात करते हो, ज्यादातर महंगाई थी को गिनते लोग, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस का हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। लेकिन अगर इनके ऊपर नहीं ये बढ़ाया जाएगा तो ये जो इतनी योजनाएं चल रही हैं, अर्थव्यवस्था है, वो भी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। सर एक बात बताइए, सर बेरोजगारी वास्तव में है या फिर युवा बेरोजगार है, उनकी वजह से बेरोजगारी लगती है? देखो, बेरोजगारी को हम 2 तरीकों से वो कर सकते हैं। एक तो हो गया कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, अगर वो लगा हुआ होगा तो हमें लगेगा यार इसको रोजगार मिल गया, ठीक है ना। और एक है कि प्राइवेट फैक्ट्री है, प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा है। अब सबको ही सरकारी योजना में, सरकारी फैक्ट्रियों में या कहीं ना कहीं कंपनियों में नौकरी मिले, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये देखो कि मेक इन इंडिया के तहत अगर ये जो प्लांट लग रहे हैं, ये जो काम हो रहा है, तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये अपने समाज के युवा लोग ही तो कर रहे हैं। और इनमें जो अगर मेहनत कर रहा है, ये मजदूरी कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो भी अपने युवा ही कर रहे हैं। ये जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोग ही कर रहे हैं ना। ये फैक्ट्रियां, प्लाई फैक्ट्री, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्लाई फैक्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो इसमें अगर काम कर रहे हैं लोग, फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो तभी तो काम कर रहे हैं ना लोग। वो भी तो रोजगार में ही जुड़ेगा ना। अगर सरकार किसी को लोन देके, किसी को फैक्ट्री के लिए लोन देती है, तो अगर वो फैक्ट्री खोलता है, उसमें 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी काम करेंगे, तो वो भी तो रोजगार में ही गिना जाएगा। तो ऐसे तो अगर हम सरकारी नौकरी के हिसाब से करें तो हाँ, उसका तो ग्राफ आपको डाउन लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, सारा सिस्टम देखना है। कोरोना की वजह से जो डाउन हुआ है,
उसको लेके भी आप समझो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, भ्रष्टाचार तो हमारे टाइम का बहुत कम हो गया। आज आप अब घूम के देख लो, हम मेरे टाइम में टॉयलेट के पैसे जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिए थे, मेरा वार्ड नंबर 18 था, पहले मैं एमसी था यहाँ का। तो आप यकीन करना, और ये कागजों में है, कोई मैं अपनी जुबानी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप कागज भी चेक करवा सकते हो। तो 1300 से ज्यादा मेरे 18 नंबर वार्ड में लोगों को टॉयलेट के लिए पैसे मिले हैं, 14,000 रुपए। जिनमें से कुछ लोग रहते हैं जिनको दूसरी किस्त नहीं मिली, तो वो भी जल्दी मिल जाएगी, मेरी बात हुई है दफ्तर में। तो आप ये देखो, 14,000 रुपए दिए हैं, उनको 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी। आधार कार्ड से लिंक था, सीधा खाते में पैसे गए, और अफसरों ने आगे, जेई ने आगे, जो भी थे संबंधित अधिकारी थे, उन्होंने चेक किया। अगर उनको लगा कि नहीं बनाई है तो उनकी किस्त रोक के उनको नोटिस दिए गए कि आप अपने टॉयलेट बनाओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो भ्रष्टाचार मेरे जो नॉलेज में है, मकान बन रहे हैं उनमें आपके सामने 2.5 लाख रुपए की। हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अभी बिल्कुल ही खत्म हो गया। कोई लोग हैं जो अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा है ना कि कुछ लोगों को एक बीमारी होती है, वो इतनी जल्दी उनका लाभ अभी नहीं होता। हाल ही में ऐलानाबाद उपचुनाव होने जा रहा है आगामी 30 तारीख को, ठीक है। वहां पर जो भाजपा पार्टी का कैंडिडेट है गोविंद कांडा, उन्होंने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार नहीं है उनके। जो आप एक देखिए, हरियाणा में जितने स्टेट वो है, अपने जिले हैं, वो अलग अलग, कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं और कई जगह विपक्ष के नुमाइंदे हैं, ठीक है ना जी। तो उनका एक छोटा मोटा कहीं प्रभाव में सारे ही जिले जो है अलग अलग प्रभाव से काम करते हैं। अब ये सारा सिस्टम जो आता है, जो हमारे मेन जो अधिकारी दो होते हैं, एक एसपी और एक डीसी जो होता है जिले का, वो इस चीज को देखते हैं। अगर हमारा अफसर अधिकारी अगर सही है तो मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार जो है, क्योंकि भ्रष्टाचार ज्यादातर प्रशासनिक काम में होता है, भ्रष्टाचार जो होता है, अगर अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं होती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इसके ऊपर बहुत हद तक नकेल डाल दी है, और अगर ऐसा कोई संज्ञान में कोई आता है तो उसके ऊपर भी सरकार का। आपके वार्ड में वाल्मीकि जयंती कैसे मनाई गई? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से तरीके से मनाई गई और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई गई। कल भी हमारे यहाँ पे जागरण था फरकपुर में, तो मुझे ये मौका मिला हर बार की तरह कि मैं जाकर गुरु महाराज की ज्योति प्रज्वलन करूं। और आज जो था, हमारे जामपुर में शोभा यात्रा हमारे वाल्मीकि समाज के द्वारा निकाली गई, तो मैं वहाँ पर भी झंडा पूजन का काम था, तो ये सौभाग्य मिला बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अब ये त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है ना जी। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी बात एक ये होगी है कि यार ये तेरे धर्म का, ये मेरे धर्म का, ये मेरा त्योहार, ये तेरा त्योहार। इस चीज को लेके हमें आपस में सबको, सर्व समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जैसे प्रेम प्यार से हम अपने त्योहार को पहले ही मनाते रहे हैं, आगे भी ऐसे ही प्रेम प्यार से हर त्योहार को हमें मनाना चाहिए। चाहे वो वाल्मीकि जयंती है, चाहे गुरु रविदास जयंती है, और चाहे गुरु गोविंद सिंह की, किसी भी महापुरुष की कोई भी अगर ऐसे जयंती आती है या कोई भी त्योहार आता है तो हमें सद्भावना से मनाना चाहिए। ऐलानाबाद उपचुनाव में भाजपा की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, और वहाँ पे लग रहा है कि कुछ किसान को आगे करके और दूसरी पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर लेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान जो है, असली जो किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और एक हम अच्छे बहुमत के साथ वहाँ पर अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। अगर हम बात किसानों की करें, आज किसान आंदोलन पे हैं, धरना दे रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, और किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी जमीन है, हम गोमतला हमारी जमीन है। तो मेरा किसानों के साथ भी जैसे बात होती है हमारे, तो ज्यादातर तो किसान ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं उसके पक्ष में है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर ये कानून अभी सरकार ने लागू ही नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा रखी है, तो ये धरना देने का और ये जो जानबूझकर ये जो रोड जाम कर रखा है, ये करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, तो आपके पास वोट का अधिकार संविधान ने आपको दे रखा है, आप वोट दीजिए, अपने तरीके की सरकार को चुनिए। अगर लगता है कि वो ठीक नहीं है तो अपनी सरकार चुन के उनको बदलवा लो, उसमें क्या दिक्कत है। और अभी तो वैसे भी लागू नहीं हो रखा है। आप ये चीज देखो, ये जानबूझ के इस सरकार को बदनाम करने के लिए, और आगे यूपी का चुनाव आ रहा है,
ये टारगेट यूपी के चुनाव को करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी हम इस कानून को लागू नहीं कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा रखी है, तो मेरे ख्याल से ये जो कानून, ये जो चल रहा है किसानों का आंदोलन, इसको भी स्थगित कर देना चाहिए। अगर लागू होगा तो फिर देख लेंगे, फिर आपके पास सारे रास्ते खुले। अच्छा, अभी तक ये स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि जो 3 अध्यादेश पास किए हैं किसानों के लिए, वे किसानों के हक में है या फिर किसान अपनी जिद पे सही अड़े हुए हैं? नहीं, अब आपके सामने है। जब आप कह रहे हो कि ये जो अभी पता ही नहीं चला है कि क्या स्पष्टीकरण ही नहीं हुआ, तो फिर अड़ने का मतलब क्या है? अगर स्पष्टीकरण हो जाता कि इसमें ऐसा है, ठीक है ना। देखो, किसान तो बोलते हैं कि हमारे पक्ष में नहीं है। नहीं, किसान बोलते हैं पक्ष में नहीं है, और दूसरा एक पक्ष बोल रहा है कि हमारे पक्ष में। अगर हमें, मैं भी किसान हूं, अगर मेरे को ये बिल ठीक लगता है तो मेरे को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसानों को ये लगता है कि जो वो कहेंगे, देखो किसान ये सोच रहे हैं कि कुछ % लोग वहां पे बैठे हैं, और इसमें ज्यादातर तो हमारी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके कार्यकर्ता ही हैं जो उनको उठा के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वरना जो असली किसान है वो बेचारा, इतना उनके पास ना तो टाइम है, वो अपने खेतों में और अपनी मजदूरी मेहनत करते हैं और अपना काम वो करते हैं। अभी तो सरकार ने कुछ लागू भी नहीं किया, कहाँ जमीनें चली गई, कहाँ क्या हो गया, अभी तो कुछ लागू ही नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव लखीमपुर खीरी में कांड हुआ है किसानों के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके बारे में अभी जांच भी चल रही है, आपके सामने ही है। कुछ वीडियोस भी आए हैं, आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा। कोई 30 सेकंड का वीडियो दिखा रहा है, कोई पीछे से जब गाड़ी के ऊपर पथराव करते हुए, डंडे मारते हुए, वो भी वीडियो आगे चल रहे हैं। अभी जांच का विषय है, उसके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपनी जांच बिठा रखी है, और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो दोषी होगा उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी। आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सौहार्द से रहो। देखो, हमारा जो भारत देश है वो सबसे अच्छा, पूरे विश्व में सबसे अच्छा देश है। आप एक काम करो, आप सोशल मीडिया आप देखते हो, लगभग सबके पास फोन है, एंड्रॉयड फोन है। लगभग मेरे ख्याल से 70-75% लोग हैं जो आज की डेट में सोशल मीडिया का यूज करते हैं। भारत के साथ लगती जितनी भी कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और चाहे हालिया जो अफगानिस्तान की घटनाएं हुई हैं, आपके सामने ही है। गुरुद्वारों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को वहां से पलायन करने में मजबूर कर रहे हैं। सिख समुदाय के साथ भी देख लो, आपके सामने है क्या बर्ताव हो रहा है। अभी हालिया घटना आप बंगाल की देख लो, तो वहाँ पे उन्होंने, ये बांग्लादेश की, तो उन्होंने क्या तांडव मचा रखा है। भारत में आप उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा सुख और शांति है। सभी धर्मों का ये फर्ज बनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई इस प्रथा को हम ऐसे ही चला के रखें, और किसी की बातों में आगे अपना जो हमारा आपस में प्रेम, प्यार, भाईचारा जो बना हुआ है उसको ना बिगाड़े। अच्छे त्यौहार चल रहे हैं, सबके साथ मिलजुल के उनके त्यौहार मनाएं जैसे पहले मनाते थे। तो मैं सबका बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी उठाते हो। और मेरा आपको ये भी सुझाव है कि देखो, अगर सच्ची और अच्छी बात है उसको आपको चाहे 10 बार चलाना पड़े, वो आप चलाना चाहिए, ठीक है ना जी। और भ्रामक बात है जो जिससे द्वेष फैले, और उसको तुरंत रोकना चाहिए। और एक बात और है इसके बारे में कि बहुत ही कम टाइम में आपने अपने चैनल को जो खड़ा किया है, और भगवान आपको भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और मैं सब जितने भी मेरे नगरवासी हैं उनको एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, करमवीर गोंदवाल ने कहा कि विकास कार्यों के बारे में बताया। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताकि रिपोर्ट।